नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि आने वाली है, इसलिए एक बार फिर से अब ये बहस चल पड़ी है कि क्या गांधी जी आज के बदलते परिवेश में प्रासंगिक हैं तो कितने प्रासंगिक हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि आज के बदलते परिवेश में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता। मित्रों, इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की सूचनाएं मिलती रहें। आगे कुंभ मेला का प्रारंभ होने वाला है हरिद्वार में। प्रारंभ क्या होने वाला है, लगभग प्रारंभ भी हो गया है मकर संक्रांति से, तो उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस मैं डालूंगा, तो इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो अच्छा रहेगा। तो 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण के दौर में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अविश्वास, संदेह, तनाव और लगातार भय के वातावरण में जी रहे हैं। पूरा विश्व आतंकवाद और हिंसक आंदोलनों का सामना कर रहा है। हम एक ध्रुवीय विश्व में रह रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के विकास ने भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। पूरी दुनिया में अशांति और तनाव व्याप्त है। तो ऐसी दशा में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने हमें आत्मसम्मान व गरिमा के साथ जीने के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसा अमूल्य उपहार प्रदान किया है। आज विश्व के अधिकांश देश गांधी के दर्शन और विचारधारा में ही विश्व का कल्याण देख रहे हैं। वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या अफ्रीका हो, सभी स्थानों पर हिंसा भरे, हम कह सकते हैं कि वैश्विक वातावरण में गांधी जी की ग्राह्यता बढ़ती जा रही है। आप देखें, बहुत सारे लोग जिन्होंने गांधीवादी तरीके अपनाकर अपने देश में आंदोलन किए, उनमें हम नाम ले सकते हैं नेल्सन मंडेला का, अफ्रीका के, अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, फ्रांस के जैकस मार्टिन, जापान के प्रोफेसर इकेदा। तो ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए गांधी जी की विचारधारा का अनुमोदन किया है। अपने समय में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जो है व्हाइट हाउस में एक बार 50 देशों के युवाओं को संबोधित किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज के बदलते परिवेश में युवाओं को महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गांधी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी और उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक थीं, और उनकी प्रासंगिकता भी जो है वो स्थायी है। मित्रों, महात्मा गांधी की प्रबंध क्षमता को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मानव संसाधन और जनसंपर्क के महानतम प्रबंधकों में उनको शामिल किया है। 2007 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक सभा में बोलते हुए गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी ने कहा था कि वह देश में ही महात्मा गांधी की प्रासंगिकता कम होती जा रही है अपने देश में, जबकि दूसरे देशों में लोग गांधी जी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने, यानी गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी ने बड़ा जोरदार अंदाज में इस बात की वकालत की कि गांधी जी का अस्त्र अहिंसा और सत्य आज भी आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं का मुकाबला करने में सबसे अधिक कारगर हथियार साबित हो सकता है, सबसे सुसंगत हथियार साबित हो सकता है। आप बुलेट के द्वारा आतंकवादियों को मार सकते हैं, किंतु आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के मध्य चलने वाला संघर्ष है। बदले की भावना व अनावश्यक खून खराबे से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
आइए हम चर्चा करते हैं कि गांधी जी क्यों प्रासंगिक हैं, आखिर क्यों गांधी जी को प्रासंगिक माना जाए आज के इस बदलते युग में। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें गांधी जी की रणनीति और तकनीक का बड़े गहराई से विश्लेषण करना होगा। गांधी जी की रणनीति एक धीमी और अनेक अवस्थाओं में चलने वाली प्रक्रिया थी। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं सुदूर लक्ष्य को देखने के बजाय एक एक कदम आगे बढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, यानी 1 स्टेप इज एनफ फॉर मी। वो कहते थे कि आई डोंट सी द डिस्टेंट गोल, मैं सुदूर लक्ष्य को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल के आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ। उनके मतानुसार राजनीतिक अधिकार और स्वशासन का विकास धीमे धीमे तथा नियमित रूप से प्रगतिशील अवस्थाओं में होना चाहिए। उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे उदारतावाद से कभी अलग नहीं हुए और उन्होंने सदैव ब्रिटिश परंपराओं का सम्मान किया। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जनसाधारण को संगठित किया और सशक्तिशील शक्तियों के निर्माण का प्रयास किया। वे समाज में व्याप्त ब्रिटिश सरकार की जो अलगाववादी नीतियां थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ थी, उसके जो निहितार्थ थे उनको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो इन नीतियों ने भारतीय जनता के सामाजिक राजनीतिक विकास को अवरुद्ध कर दिया था, यानी जो ब्रिटिशर्स की नीति थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। तो अतः गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यापक अभियान छेड़ने के पूर्व देश के सभी वर्ग के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने अपने दर्शन, कार्यक्रम तथा तकनीक का संगठन इस प्रकार किया कि सशक्तिशील शक्तियों का निर्माण हो और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एकजुट हों। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वे क्यों मार्क्स को अस्वीकार करते थे। वे वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति के विरोधी थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और विभिन्न सामाजिक वर्गों में आपसी सद्भाव पर विशेष बल दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में जनसमूह की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह के तरीकों को अपनाया और वो देश और दुनिया को एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने देश और दुनिया को एक सार्वभौमिक प्रणाली प्रदान की, एक सर्वमान्य प्रणाली प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके प्रयोगों और भारत में जो उन्होंने आंदोलन किए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि, तो इन आंदोलनों ने ये साबित कर दिया था कि सत्याग्रह एक सफल पद्धति है। गांधी जी की जीवन शैली, गांधी जी का बोलचाल, उनके रहन सहन का तरीका भारत की जनता के बहुत करीब थी। यही कारण था कि जनता उन्हें बड़ा अपने नज़दीक समझती थी। वे भारतीय जनता के साथ एकाकार हो गए थे। वे भारतीय जनता की भौतिक उन्नति के साथ साथ जनता की नैतिक उन्नति भी चाहते थे। उनके दर्शन के प्रमुख शब्द थे सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सत्याग्रह, सर्वोदय और रामराज इत्यादि, जिसके द्वारा वे भारतीय जनसमूह को संगठित करने में सफल हो सके। गांधी जी बहुत ही सचेत रणनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने जनसमूह का उपयोग केवल सुधारवादी दबावों के लिए किया तथा जनसमूह को उन्होंने हिंसक क्रांति के रास्ते पर जाने से रोका। उन्होंने जनसमूह को जहाँ तक भरसक हो सका उन्हें हिंसा के रास्ते पे नहीं जाने दिया। महात्मा गांधी के लिए सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह ठीक उसी तरह सा जैसे किसी के लिए अपना धर्म होता है, तो वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह उनके लिए एक धर्म की तरह था और इसका उपयोग उन्होंने एक अस्त्र की तरह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया। सत्याग्रह एक तरह का अहिंसक युद्ध था।
यह एक अनोखा युद्ध था। इसमें विपक्षी को कष्ट पहुंचाने के बजाय आंदोलनकारियों को स्वयं ही नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते थे। इस युद्ध में अधिक अनुशासन, अधिक बहादुरी, अधिक सहनशक्ति, अधिक बलिदान और अधिक धैर्य की आवश्यकता थी। इसमें शत्रु के विरुद्ध किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं रखा जाता था, उसके प्रति क्रोध नहीं प्रकट किया जाता था, उससे घृणा नहीं की जाती थी। इस युद्ध के परिणाम में परवाह की चिंता नहीं की जाती थी और इसका उद्देश्य जो था इसका वो केवल यही था कि अपने रास्ते पर हम अडिग रहें, यानी अपने सत्य के रास्ते से विचलित न हों। कमज़ोर आत्मा वाले व्यक्ति सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकते थे, यानी कि मानसिक मजबूती की आवश्यकता थी। जो सत्याग्रह में आना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे, उनके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक था। अपनी आत्मा को हर तरह की दासता से, हर तरह की गुलामी से मुक्त करके उसे सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से शक्तिशाली बना करके ही कोई व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता था। सत्याग्रह के दो प्रमुख तत्व सत्य और अहिंसा हैं, जिसे उन्होंने आत्मा की शक्ति अथवा प्रेम की शक्ति कहा। गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ईश्वर का प्रेम है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। सत्याग्रह में बुराइयों का अहिंसक तरीके से प्रतिरोध किया जाता है। यह बुराई को अच्छाई से परास्त करने का साधन है। सत्याग्रह में बुरे कर्म करने वाले के विरुद्ध अहिंसक असहयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि अनैतिक कानूनों को न मानना, अत्याचारी शासन का बहिष्कार करना, अहिंसक तरीके से अपना विरोध प्रकट करना। सत्याग्रह का एक अचूक अस्त्र उपवास होता है। गांधी जी का कहना है कि जब सुधार के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तभी एक सत्याग्रही उपवास का मार्ग अपनाता है, यानी कि उसको तभी उपवास का मार्ग अपनाना चाहिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। आज भी बहुत सारे लोग, जैसे अभी हमने अन्ना हजारे को कुछ वर्ष पहले देखा कि उन्होंने उपवास किया था, और बहुत सारे लोग हैं वो इस मार्ग को अपनाते हैं। आज भी गांधी जी की तरीके से लोग दुहाई यही देते हैं कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, अहिंसक रहेगा। एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने स्वयं 17 बार उपवास का मार्ग अपनाया था, किंतु उन्होंने अपने अनुयायियों को अनावश्यक रूप से अपनी नकल करने से मना भी किया था। तो गांधी जी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थे, अपितु उनके अत्याचारी शासन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने गांधी के सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांतों को अपना करके अनेक जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। कुछ दिनों पूर्व, जैसे मैंने अभी चर्चा की कि जन लोकपाल बिल लाने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे ने अहिंसक सत्याग्रह को अपनाकर लगातार 13 दिनों तक उपवास किया था और सरकार को बाध्य कर दिया था कि वह उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि सत्याग्रह का हथियार जो है आज भी कारगर है और लोग गांधीवादी तरीके से अभी दूर नहीं हुए हैं। अभी भी उसकी उपयोगिता है, अभी भी उसकी प्रासंगिकता है। इस आंदोलन के दौरान जनता ने गजब के धैर्य और संयम का परिचय दिया था तथा हिंसा की कोई भी घटना नहीं होने दी थी, जिसके हम सब गवाह हैं। सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी वीरों का आभूषण कहते थे। इसमें कायरता का कोई स्थान नहीं था। निर्भीकता तथा शुद्ध प्रेम ही सत्य और अहिंसा का आधार है। गांधी जी के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए जब वे अपनी हत्या की इच्छा रखने वाले अपने विरोधियों के समक्ष अचानक जाकर के खड़े हो जाते थे और उनसे ये कहते थे, आइए आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। तो उनके विरोधी भी उनकी इस बात से शर्मिंदा हो जाते थे। आत्मबोध के लिए विचार तथा कर्म से अहिंसक रखना आवश्यक है। अगर हम अहिंसक नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हमें आत्मबोध नहीं हो पाएगा। आज भारत और विश्व में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को कम करने के लिए गांधीवादी तकनीक को अपनाए जाने की
महती आवश्यकता है। आज देखिए, आज का विश्व जो है हथियारों की अंधी दौड़ में लिप्त है। विध्वंसक आणविक अस्त्र दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत सारे देशों ने इकट्ठे कर रखे हैं। तो दुनिया आज जो है वो जिसे कहते हैं कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, परमाणु अस्त्रों के ढेर पर बैठी हुई है। दुनिया के समक्ष गांधी जी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग का अनुकरण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आज विश्व एक भयंकर महामारी से, कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस महामारी से ग्रसित न हुआ हो। और अगर इस महामारी का सामना ठीक से करना है, ढंग से करना है, तो उसमें भी हमें गांधीवादी तरीके को अपनाना पड़ेगा। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे गांधी जी सबकी बात करते थे, केवल कुछ लोगों की बात नहीं करते थे। दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, प्रेम से। लेकिन यहाँ आज हम देख रहे हैं, आज दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में ही जो है कोरोना की वैक्सीन को लेकर के भी राजनीति हो रही है। अगर मौका मिले तो हिंसा भी फैला दी जाएगी इसके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समर्पित हिंदू होते हुए भी गांधी जी ने सभी धर्मों का आदर किया। अपने सिद्धांतों और आदर्शों को विकसित करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि सबसे प्रेरणा ली। हिंदू धर्म तो उनका था ही। रस्किन, टॉल्स्टॉय, गौतम बुद्ध, महावीर, जरथुस्ट्र, भगवत गीता, कुरान, बाइबिल इत्यादि से सबसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपने मानवतावादी सिद्धांतों का विकास किया। वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। वह कहते थे कि उनका हिंदुत्व सांप्रदायिक नहीं है। रस्किन के अनटू दिस लास्ट, टॉल्स्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, थोरू के सिविल डिसओबीडियंस, भगवत गीता, ईशावास्योपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म व इस्लाम से प्रेरणा ग्रहण करके ही उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत का विकास किया। उपयोगितावाद के सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की अपेक्षा सर्वोदय अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सबकी उन्नति, अर्थात बड़े छोटे, अमीर गरीब, ऊंच नीच सबका उदय हो। इसे सर्वोदय कहते हैं। सर्वोदय का उद्देश्य संसार से लोगों के दुख, दर्द, कष्ट, गरीबी आदि को दूर कर एक ऐसे विश्व की स्थापना करना है जो आध्यात्मिकता, दयालुता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। आज 21वीं शताब्दी की अनेक सामाजिक समस्याओं को गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा को अपना करके बहुत सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, ऐसा तमाम गांधीवादी विद्वानों का मानना है। इसके साथ ही गांधी जी के स्वदेशी सिद्धांत को अपनाकर 21वीं शताब्दी की आर्थिक समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। स्वदेशी का अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, सादगी और सदाचरण से युक्त जीवन, विलासमय जीवन से हर तरह से अच्छा होता। आज इस कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो अपने हर भाषण में, हर स्पीच में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं वो। तो अगर हम देखें तो इसका प्रभाव भी पड़ा है। आज हम ये देखते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं। तो ये सब बातें जो हैं अब गांधीवादी तरीके से ही पूरी दुनिया की मदद करने में लगे हुए हैं। दवाएं भेजी जा रही हैं, कोरोना की वैक्सीन भी भेजी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांत जो है उनको अपना करके ही ये काम किया जा रहा है। गांधी जी इसलिए भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उनकी विचारधारा साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद से नहीं उपजी थी। वह सशक्त मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता की उपज थी। वे मन, कर्म और वचन से हर तरह से शोषण के विरुद्ध थे, क्योंकि शोषण हिंसा को जन्म देता है। संपूर्ण मानवता से वे प्रेम करते थे, यही उनका नारा था। वो कहते थे कि घृणा की तलवार को किनारे करके अपने विरोधियों को देने के लिए मेरे पास प्रेम का एक प्याला मात्र है। मैं मनुष्यों के बीच अस्थायी शत्रुता की बात नहीं सोच सकता।
वे एक युग दृष्टा थे, भविष्य की समस्याओं को पहले ही देख लेते थे। 1927 ईस्वी में उन्होंने लिखा था कि जो लोग अपनी इच्छाओं का प्रगुणन करने में पागलों की तरह लगे हैं, वे एक दिन स्वयं कहेंगे कि हमने क्या कर डाला। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, समस्त मानवता की आवश्यकता है तथा समय की मांग है। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति का इतना अधिक दोहन किया है कि पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास की बात हो रही है तथा प्रत्येक राष्ट्र स्वयं इस तरह का उद्यम न करके दूसरे राष्ट्र को नसीहत दे रहा है कि आपको टिकाऊ विकास करना चाहिए। गांधी जी के विचार इस संबंध में बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जिसकी आसानी से भरपाई हो सके। प्रकृति हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, काफ़ी कुछ उसके लिए वो उत्पन्न करती है, किंतु हमारे लालच का समाधान करने में प्राकृतिक संसाधन काफ़ी नहीं है। विकसित जो पश्चिमी देश हैं वो आज वैश्वीकरण के चाहे जितना भी फायदे गिना रहे हों हमें, लेकिन वास्तविकता यही है कि वैश्वीकरण केवल विकसित देशों के लिए ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है और विकासशील और अविकसित देश की कीमत पर वो और अधिक ताकतवर बनते जा रहे हैं। वैश्वीकरण ने जो मार्जिन पे लोग हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, उनके दुख दर्द और कठिनाइयों को और बढ़ाया है। गांधी जी का कहना था कि तकनीकी उन्नति को केवल कुछ हाथों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे मानवीय गरिमा को मशीनों से अधिक मूल्यवान समझते थे। गांधी जी अति उत्पादन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार उत्पादन जनता की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक तरह का असंतुलन पैदा होता है। वैश्वीकरण के दौर में यह असंतुलन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसे हम लोग परिलक्षित कर सकते हैं। सभी को समान अवसर प्राप्त हों, धन का समान वितरण हो, विकास में कमज़ोर वर्गों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी सामान्य लोगों को आर्थिक न्याय मिल सकता है। वैश्वीकरण से हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई हो, किंतु इससे गरीब तक जो तबके हैं हमारे, उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। आधुनिक वैश्वीकरण और गांधी जी के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर यह है कि आज के वैश्वीकरण व बाजार अर्थव्यवस्था का संबंध कीमतों से है, जबकि गांधी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का संबंध मानवीय मूल्यों से है। तो मित्रों, यदि हम अपने चारों तरफ नज़र डालें तो हम पाएंगे कि विश्व की अधिकांश समकालीन समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण संवेदनहीन विकास है। अति औद्योगिकरण के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया है। अनेक राष्ट्रों ने इतनी भारी मात्रा में परमाणु अस्त्रों को इकट्ठा कर लिया है कि दुनिया को उससे कई बार नष्ट किया जा सकता है। यदि हथियारों पर खर्च किए जाने वाले धन का एक छोटा सा भाग भी गरीबी दूर करने, बीमारी दूर करने, शिक्षा के प्रसार के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए खर्च किया जाता, तो आज दुनिया जो है, यह जो ग्रह है हमारा, ये बहुत सुंदर स्थान होता रहने के लिए। गांधी जी ने आने वाले समय को पहले से ही भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक सभ्यता को 4 दिन की चांदनी कहा था, और जो अपने ही भार के कारण डूब जाएगी, आज उनकी बात सही साबित हो रही है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि यदि मानवता को प्रगति करनी है तो गांधी अपरिहार्य है। वे मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित थे तथा मन, कर्म और वचन से उन्होंने एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण विश्व के लिए काम किया था। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक व्यावहारिक, आदर्शवादी और कर्मयोगी थे। कर्म को ही उन्होंने प्रधानता दिया था। उन्होंने गीता की जो टीका लिखी थी उसमें भी उन्होंने कर्मयोग के ही महत्व पर बल दिया था। उन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से समृद्ध किया। राजनीति में उन्होंने उच्च कोटि की नैतिकता को स्थान दिया। उन्होंने आधुनिक युग के शक्ति और कूटनीति पर आधारित राजनीति के स्थान पर सभी समस्याओं का निराकरण नैतिकता और सार्वभौमिक मूल्यों के प्रकाश में किया। उन्होंने सदैव विश्व के कल्याण का स्वप्न देखा। वे चाहते थे
कि लोक शक्ति का विश्व पर प्रभुत्व हो। वे सदैव अच्छे साध्य के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते थे। उन्होंने अपने समक्ष राम राज्य का आदर्श रखा था, जिसमें असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। जिसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग रामायण पढ़ें तो उसमें राम राज्य को देखते हैं कि जहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई भी जो है वो कष्ट में नहीं है, कोई भी एक दूसरे की बुराई नहीं करता, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो गांधी जी का राम राज्य जो था वो इसी तरह, वह कहते थे कि मेरी कल्पना में बसे राम कभी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे अथवा नहीं, किंतु प्राचीन राम राज्य का आदर्श सही मायने में लोकतंत्र था, जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर नागरिक को भी बिना महंगा दाम चुकाए तत्काल न्याय मिलता था। यहाँ तक कि एक कुत्ते को भी राम राज्य में न्याय मिलता था। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र को केंद्र में बैठकर 20 व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसे सभी गांवों के व्यक्तियों द्वारा नीचे से ही संचालित किया जाना है। गांधी जी राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनके अनुसार अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था जो होती है वो अर्थव्यवस्था जो होती है वो अमानवीय होती है, जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतिकूल है। पंचायती राज व्यवस्था को मानव कल्याण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि यह व्यवस्था विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक मनुष्यों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनके भौतिक और नैतिक और उन्नति में, उनके रचना तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोकतंत्र में भागीदारी तथा विकास की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए, न कि ऊपर से नीचे की ओर। तो मित्रों, कुल मिलाकर के अंत में हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक चमत्कारी व्यक्तित्व के स्वामी थे। मनुष्य और समाज को आध्यात्मिकता और नैतिकता के दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। उनके कुछ मूलभूत आदर्श थे जिससे वो कभी डिगे नहीं। आज दुनिया में उनके आलोचकों की भी कमी नहीं है, बहुत लोग उनकी आलोचना करते हैं, किंतु शायद ही कोई उनसे बेहतर विकल्प विश्व को दे सकता है। आज दुनिया जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें गांधीवादी एक रास्ता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।